जुडिशरी में, प्रेस में, सेना में, हर संस्था में आरएसएस अपने लोगों को डाल रहा है। ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हम आए हैं भारत जोड़ो यात्रा कवर करने के लिए, लेकिन मैं बहुत कम समय के लिए इस यात्रा से का कवर कर पाया हूं। 1-1.5 घंटे का ही वक्त बिता पाया, तो समझने का दावा नहीं कर सकता कि मैंने बहुत गहराई से देखा। लेकिन आने से पहले मैंने एक कवरेज क्लास जो कमेंट्री करता है अखबारों में, उनके लेख जरूर पढ़े और देखा कि यात्रा को किस तरह से खारिज किया जा रहा है। इस कवरेज क्लास ने लिखा तो इस तरह से कि यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भीतर जो लिखा उससे लगा कि यात्रा बहुत मामूली है। तो कमेंटेटर क्लास क्या यात्रा के भीतर उठाए जा रहे सवालों को महत्व दे रहा है? बेरोजगारी, मीडिया के अधिग्रहण या उसके स्वामित्व के सवालों को, इसके चुप्पी के सवालों पर बहस कर रहा है? नहीं कर रहा है, वो इनसे बच रहा है। बीजेपी जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दे रही थी, उसे भी शक था कि राहुल गांधी इस यात्रा को पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन 150 दिनों की ये यात्रा है। राहुल गांधी 115 दिनों की यात्रा पूरी कर चुके हैं। तो एक तरह से हम इस यात्रा में थोड़ी देर के लिए शामिल होकर इसके तमाम पहलुओं पर हम ध्यान देने की कोशिश करेंगे और अपनी टिप्पणी पेश करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए। हमारा चैनल फेसबुक पर भी मौजूद है। अंग्रेजों ने तांत्या मामा को फांसी पे चढ़ाया, मगर आरएसएस की विचारधारा ने उनकी मदद की। यह भी मत भूलिए, वनवासी शब्द के पीछे यह भी सोच है। और यह सिर्फ तांत्या मामा जी के साथ नहीं किया गया, यह बिरसा मुंडा जी के साथ भी किया गया। इन दोनों महापुरुषों ने आदिवासियों की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। भाइयों बहनों, लक्ष्य एक है, संविधान को खत्म करना। उस जीवित आवाज का गला घोटना, यह काम आरएसएस कर रही है। और यह काम कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान की जनता उनको कभी नहीं करने देगी, कभी नहीं करने देंगे। हर राजनीतिक दल को अधिकार है कि वह अपने भीतर बदलाव करे, सारी पार्टियां करती हैं। मगर कवरेज क्लास ने, जिसे बहुत आसानी से, जिसने बीजेपी के भीतर नई बीजेपी देख लिया, उसने कांग्रेस के भीतर नई कांग्रेस नहीं देखा। क्या इस यात्रा से कांग्रेस के भीतर कोई नई कांग्रेस बन रही है? अब तक यही दिखा कि कांग्रेस के भीतर एक ऐसा तबका है जो बीजेपी में जाने के लिए तैयार है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस को कांग्रेस नहीं चला रही है, मोदी चला रहे हैं या शाह चला रहे हैं या जाट एजेंसियों के दम पर उसे चलाया जा रहा है। उसकी पार्टी कई बार टूटती चली गई है। और इसी संदर्भ में जब आज़ाद पार्टी जो जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद ने बनाई, उसके कार्यकर्ता जब लौट कर आए, तो जयराम रमेश ने उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन किया है। हम ये बताना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस के भीतर कोई वैचारिक प्रतिबद्धता आ रही है इस यात्रा से? क्या नए किस्म का आत्मबल विकसित हो रहा है, या फिर इस यात्रा से उत्साहित होकर कांग्रेस कहीं ज़्यादा उस अहंकार या फिर एक तरह से फिर से जड़ों से जुड़ने के क्रम में एक तरह से और दूरी बनाती चली जा रही है? ये सब देखना पड़ेगा कि कई बार राजनीतिक कार्यक्रमों की सफलता के उत्साह में बहुत सारी चीज़ें राजनीतिक दल के लोग, नेता गवा देते हैं। पर इस यात्रा की एक अच्छी बात रही, जिस पर कमेंटेटर क्लास ने, कवरेज क्लास ने नोट नहीं किया, जब राहुल गांधी अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर गए। दरअसल वहां जाना एक बड़ा राजनीतिक संदेश था, लेकिन किसी ने नोट नहीं किया, क्योंकि तब फिर राहुल गांधी की तारीफ करनी पड़ती। इसलिए ज़्यादा आसान है कि 2024 के नतीजों से जोड़ देना और इस यात्रा को खारिज कर देना। मेरी राय में यहाँ पर राहुल गांधी ने एक गलती कर दी। उन्हें लाल कृष्ण आडवाणी के पास जाना चाहिए था, उनसे कहना चाहिए था कि आपने भी एक रथ यात्रा निकाली थी, जिसकी प्रतिक्रिया में देश भर में हिंसा हुई, और क्या क्या हुआ वो देश के सामने उसका पूरा इतिहास है।
हमने एक यात्रा निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा। क्या आप उसमें आना चाहेंगे? उनसे संवाद करते। राहुल गांधी को लाल कृष्ण आडवाणी के पास जाना चाहिए था, उन्हें पत्र लिखना चाहिए था, पर यह भी एक संकेत तो है कि वो अपने विरोधी दल के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर जाते हैं, जिन्हें नेहरू युग के नेताओं के रूप में भी देखा जाता रहा है। और बीजेपी की तरफ से, संघ की तरफ से, आईटी सेल की तरफ से नेहरू पर काफ़ी हमले होते हैं। ये आलोचना भी वाजिब है कि 8 साल तक कांग्रेस नेहरू पर हो रहे हमले का बचाव नहीं कर सकी। तो हम इन यात्रा के जरिए, यहाँ जो दिए गए बयान हैं, उसके जरिए हम देखने का प्रयास कर रहे हैं कि राहुल गांधी किस तरह से कांग्रेस में एक जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष कहाँ है? इस सवाल को इस देश में बहुत चतुराई से, बहुत निवेश के साथ पैदा किया गया कि विपक्ष नजर नहीं आता है। लेकिन पहले कवरेज क्लास ने क्या किया? इसने विपक्ष पर लिखना बोलना बंद कर दिया, उसकी बातों को नोटिस करना बंद कर दिया। उस मास्टर की शान में जो लोकतंत्र को विपक्ष मुक्त करना चाहता था, विपक्ष की सरकारों को गिरा दिया गया, अवैध रूप से राष्ट्रपति शासन लगाया गया उत्तराखंड में, आप जानते हैं। और भारत जोड़ो यात्रा इसी सवाल का एक जवाब है कि विपक्ष कहाँ है। विपक्ष बनने की प्रक्रिया ही कांग्रेस के लिए इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी लगती है कि सत्ता में आने से पहले विपक्ष के रूप में वो जनता का विश्वास हासिल करे। क्या कांग्रेस इस यात्रा के दौरान विपक्ष के रूप में दावेदारी कर रही है, जनता के बीच ये विश्वास हासिल कर पा रही है कि वो एक प्रमुख विपक्षी दल है, उसके सवालों को लेकर सड़क पर उतरने वाली विपक्षी पार्टी है। हम पार्लियामेंट में बात उठाने की कोशिश करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं। माइक ऐसे ऑफ कर देते हैं, बोलते जाओ जितना बोलना है, कुछ नहीं। देखो मैं दिखाता हूं आपको पार्लियामेंट में क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं। तो अब पार्लियामेंट का रास्ता बंद कर दिया। जो भी उसमें भैया, जो भी बोलो, जो भी बोलना है, जितना भी बोलो, मजे ले लो। देखो आवाज ही नहीं आती, तो मीडिया का रास्ता बंद, पार्लियामेंट में, विधानसभा में माइक बंद। तो हमने कहा चलो, सड़क को तो बंद नहीं कर सकते। इस यात्रा में आप देखिए तो नफरत से जुड़े सवाल उठाए गए। क्या कवरेज क्लास ने नफरत के सवालों को लेकर यात्रा को देखा? इस देश का सुप्रीम कोर्ट बार बार नफरती सवालों पर बोल चुका है। कोर्ट के बोलने का असर नहीं है, और वो भी बीजेपी के सांसद पर असर नहीं है। तो नफरत की राजनीति पर राहुल की यात्रा का असर कैसे हो जाएगा? यही समझने की ज़रूरत है कि नफरत और डर से निकलने में इस देश को अभी बहुत वक्त लगने वाला है। धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर नफरत ने लोगों को डरपोक बना दिया। अगर यात्रा का कवरेज इस एक सवाल को लेकर होता तो आलोचना राहुल की नहीं होती, मोदी सरकार की हो जाती, क्योंकि तब आप नफरत की राजनीति, उसकी जड़ें कहाँ हैं, उसके संरक्षक कहाँ हैं, उसकी बातें करने लगते। इसलिए इस यात्रा के जो भीतर उठने वाले सवालों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया, और इस यात्रा को 2024 के चुनाव से जोड़कर रखा गया कि उसमें कांग्रेस की हार निश्चित है, ऐसा कहा गया। इसलिए ये यात्रा मामूली है, इसका कोई खास फायदा नहीं। तो ये बाईपास करने का एक तरीका है। नफरत के मुद्दे पर मोदी सरकार के दौर में सवाल से उठाने से बचने का एक तरह से तरीका, जिसे आप कह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा इस मामले में निश्चित रूप से फेल रही कि वो इस कवरेज क्लास में, कमेंटेटर क्लास में इस नफरत के मुद्दे के प्रति वो विश्वास जगाने में असफल रही, उनमें साहस भरने में असफल रही कि वो इस यात्रा के बहाने कम से कम इन नफरती मुद्दों को, जिसकी चपेट में देश आया है, उस पर चर्चा करते और उसके लिए जिम्मेदार कारकों की खोज करते और गिनाते। लेकिन सबने एक सुविधा का रास्ता निकाला और सब इससे बच गए, और इस बार 2024 के नतीजों से जोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। लेकिन राहुल गांधी ने बार बार इस पर जोर दिया कि टेलीविजन और आज की राजनीति ने इस देश में जहर बो दिया है। ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं,
24 घंटा हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों और बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है। इन सड़कों पे लाखों लोगों से मिला हूं। सारे के सारे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, गले लगते हैं। तो आपने देखा कि कवरेज क्लास किस तरह से इस यात्रा में उठाए गए मुद्दों को किनारे करता रहा। राहुल गांधी ने तकरीबन हर दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही कि प्रधानमंत्री ने 8 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, जबकि वो सवालों का सामना करते रहे। ये मनदीप पुनिया है, इन्होंने बड़ा जोरदार छत्तीसगढ़ की सामाजिक कार्यकर्ता सोनी सूरी के बारे में पूछा और बहुत आक्रामक अंदाज में राहुल गांधी ने भी उसी तरह से आक्रामक अंदाज में जवाब दिया, लेकिन ये सुनाते हुए कि प्रधानमंत्री से आप ऐसा सवाल नहीं कर सकते। लेकिन अगले दिन इतना आक्रामक तरीके से पूछने के बाद भी मनदीप कांग्रेस के बीच में है। आपको लगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता आपसे बहुत नाराज हैं, इस तरह से आपने क्यों पूछा? जैसे मैंने पूछा उसके बाद एक बार के लिए लगा कुछ 10 सेकंड के लिए कि राहुल गांधी थोड़ा घुमाएंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस किस्म से कमिटमेंट दिखाई कि मैं पूछूंगा और मैं वहाँ जाऊंगा, उससे लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर ये सीरियस है और मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल लेने मेरा सवाल नहीं पूछा गया। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आपको किसी तरह से धक्का मुक्की की, ये कहा कि नहीं पूछा जी, नहीं, या ये कहा कि अच्छा किया आपने पूछ के? नहीं, ऐसा मतलब उन्होंने कोई धक्का मुक्की नहीं की, बल्कि आज भी मैं यात्रा को ही कवर कर रहा हूँ। कार्यकर्ता मिल रहे हैं, वो इतना कह रहे काफी टफ सवाल था, इसके अलावा उन्होंने कोई शिकायत नहीं की, ना कोई ट्रोल किया। इस यात्रा से आप कह रहे कि सिविल सोसाइटी, पत्रकार, वकील, जो भी सेक्शन डरा हुआ है उसके आप दिल की उसकी मन की उसको डर को आप कम करना चाहते हैं। तो सोनी सोरी जो कि इंटरनेशनल एक्टिविस्ट हैं, वो डर में वहां अंधेरे में बैठी हुई हैं, तो वहां आपकी सरकार है। बाकी अगर आपकी सरकार सेंटर में आ गई तो फिर वही जो छत्तीसगढ़ में क्या वही होगा? नहीं, सबसे पहली बात यह है, देखने की बात है कि ये जो आपने मेरे सामने सवाल रखा है, ये आप नरेंद्र मोदी जी के सामने रख सकते हैं क्या? सबसे पहली बात यह है। कहां रखे हैं आपने? नहीं, कवरेज एक व्यक्ति के सामने सवाल रखना और कवरेज करना में बहुत फर्क होता है। प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं जहां पे कोई भी पत्रकार उनसे ऐसा सवाल पूछे। जो वहां पे डर का माहौल है उसके बारे में आपने हमें बताया है, हम जाके उसको देखेंगे और अगर वहां पे हम उसके बारे में बोल सकते हैं, मैं बोलूंगा। और इस तरह हम यात्रा से स्टूडियो में आ गए, क्योंकि यात्रा तेजी से गुजर गई, इसलिए बहुत सी बातें अधूरी भी रह गईं जो यहां से कहना चाहता हूं। कुछ बातों को राहुल गांधी जमकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में नरेंद्र मोदी को एक सीधी चुनौती है। इस चुनौती का जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से आना बाकी है, मगर इस यात्रा का एक असर बता सकता हूं। गोदी मीडिया के एंकर जब एक बड़े उद्योगपति गौतम अडानी से सवाल पूछ रहे थे तो उनके पास पूछने के लिए अपने सवाल नहीं थे, अपना रिसर्च नहीं था जो उनके बारे में पिछले कुछ वर्षों से छप रहा है। मुश्किल सवाल पूछने के नाम पर वही सवाल पूछ पाए जो राहुल गांधी ने उस उद्योगपति के बारे में कहा है, गौतम अडानी के बारे में कहा है। अगर राहुल ने गौतम अडानी के बारे में कुछ भी नहीं कहा होता तो ये एंकर गौतम अडानी से क्या पूछ रहे होते? आपने नोट किया होगा कि राहुल का जिक्र इस तरह से लाया गया इंटरव्यू में कि जैसे लोग ताली बजाकर हंसने लग जाएं। लोगों ने हंस भी दिया और पूछने का काम भी हो गया। तो पत्रकार खुद को इस तरह से सवाल पूछने से बचा रहे हैं एक उद्योगपति के सामने। राहुल को पप्पू बताने वाला मीडिया उस उद्योगपति से सवाल भी राहुल के नाम पर कर रहा था। राहुल ने ये कहा है, राहुल ने आपके बारे में वो कहा है। कम से कम राहुल के नाम पर वह अडानी से सवाल पूछने की औपचारिकता निभा पाया। यह राहुल की यात्रा का एक बहुत बड़ा असर है।
लेकिन उनके जवाब के सामने, अदानी के जवाब के सामने काउंटर सवाल भी नहीं थे इन एंकरों के पास। राहुल ने यात्रा की शुरुआत में ही कहा कि देश का मीडिया 2-4 सेठ चला रहे हैं जिन्हें ऊपर के 2 लोगों से कथित रूप से लाभ मिल रहा है। यात्रा खत्म होते होते राहुल की बात कुछ हद तक साबित भी हो गई और पहले भी साबित हो चुकी है। कवरेज क्लास ने मीडिया को लेकर राहुल के बयानों पर भी ध्यान नहीं दिया। अगर 2024 में चुनाव हारने पर इस यात्रा को लेकर बात हो सकती है तो चुनाव से पहले मीडिया की हालत पर बात क्यों नहीं हो सकती थी? टी शर्ट पर खूब बात हुई। जिस देश में एक नेता अपनी छाती की गलत साइज बताते हों, खुद की तुलना शेर से करवाते हों, उस देश के कवरेज क्लास में बेचैनी है कि टी शर्ट वाला कौन है, यह किस टाइप का शेर है, उसे ठंड क्यों नहीं लगती है। इस यात्रा के बाद भी कांग्रेस बिखरती रहेगी, हारती रहेगी। कोई भी यात्रा जीत की गारंटी लेकर नहीं आ सकती, मगर 150 दिनों तक पैदल चलना राजनीति में यकीन की गारंटी तो है ही। यही वो रास्ता है या यात्रा है जिससे एक राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस अपने बचे खुचे नेताओं और कार्यकर्ताओं में जान भर सकती है और खड़ी हो सकती है। राहुल गांधी ने इतना तो कर ही दिया है कि कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के जूते बदलवा दिए हैं। उनके जूते नए हो गए हैं, सब चलने फिरने वाले जूते पहनने लगे हैं ताकि तेज चलते हुए राहुल के साथ वे कदम मिला सकें। यह यात्रा बीजेपी को भी तेज चलाएगी। राजनीति कभी सुस्त नहीं होनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।